द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में जो काफ़ी योगदान दिया? किस भाषा को? फारसी को, पाली को, संस्कृत को या फिर ब्रज को? बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? उत्तर हो जाएगा डी, ब्रज भाषा को। तो द्विवेदी साहब ने क्या किया, ब्रज भाषा को, कविता का जो ब्रज भाषा हावी थी कविता के क्षेत्र में, सारा का सारा सृजन ब्रज में हो रहा था, उसको सिंहासन से उतारा और खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया साहब। फोर्ट विलियम कॉलेज हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र और समकालीन जो साहित्यकार थे, उनके अथक प्रयासों की वजह से हैं जो ये मामला है, या यूँ कहें अथक प्रयासों से भारतेंदु युग तक खड़ी बोली गद्य भाषा के रूप में स्थापित है जो हो चुकी थी। परंतु कविता के क्षेत्र में क्या ये अभी ब्रज भाषा में चल रही थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आए और उन्होंने जो अपनी पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, उसके माध्यम से क्या उन्होंने जो संपादक का भार संभाला, उसके बाद में खड़ी बोली को ब्रज के रूप में, ब्रज के स्थान पर है जो स्थापित किया साहब। यह प्रक्रम आगे है जो चला। ठीक है गुरुजी, ये बात समझ में आ गई। चलो ये समझ में आ गई तो अगला सवाल देखो। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये पंक्ति तो आपको पता है किसकी है, लेकिन इन काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है, यानी कि किस ग्रंथ है, किस रचना से है? आंसू से हैं, परिवर्तन से हैं, प्रिय प्रवास से या फिर किसान से? बताओ। तो इसका संबंध है सी, प्रिय प्रवास से। पंक्ति आपको पता है किसकी है? द्विवेदी युग के कवि थे कौन? अयोध्या जो सिंह उपाध्याय, अपने उपाध्याय साहब, और सन 1914 में रचित है। ये कब है? 1914 में रचित प्रिय प्रवास से ली गई है। इसमें कुल सर्गों की बात आए तो इसमें 17 सर्ग देखने को मिलते हैं। कितने? 17 सर्ग है जो देखने को मिलते हैं। और इस प्रिय प्रवास के अंदर है क्या? वर्णन पूछ ले किसका है, तो कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का है जो वर्णन है। और खड़ी बोली को, माफ़ कीजिए, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। ठीक बात। चलो सवाल है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ये क्या चीज़ है? ये है खंड काव्य। सी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है? खंड काव्य। देखिए, कोई महाकाव्य होता है, महा यानी बड़ा काव्य होता है जो उसका आंशिक रूप जो होता है, उसका आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली जो विधा है वो खंड काव्य कहलाती है। अंश उसका खंड में, एक खंड में, वो खंड काव्य कहलाती है। और गुप्त का जो ये जयद्रथ वध है, इसमें क्या, महाभारत के अंदर जो अर्जुन द्वारा जयद्रथ का जो वध किया गया था उस घटना का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ठीक बात। सवाल है, राजपूती आन की कथा है, कौन सी रचना है जिसके अंदर राजपूती आन की कथा है? सिद्धराज में, रंग में भंग में, पंचवटी में या फिर साकेत में? उत्तर होगा बी, रंग में भंग। रंग में भंग में राजपूती आन की कथा है। ठीक है। रचयिता कौन? मैथिली शरण गुप्त। रचयिता कौन है इसके? मैथिली शरण गुप्त जी है। ठीक है गुरुजी, मैथिली शरण गुप्त का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को कौन सा कवि कहा? फटाफट बताओ देखे, क्या कहा? सामंजस्यवादी कवि। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? सामंजस्यवादी है जो इनको कहा था। ठीक है। और गुप्त जी ने खुद को, अपने आप को, स्वयं को क्या कहा? कौटुंबिक कवि। गुप्त जी ने स्वयं को क्या कहा? कौटुंबिक कवि। ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको बता रखी, फिर याद करवा रहा हूँ। ठीक है। भारत भारती रचना लिखी। भारत भारती रचना के ऊपर इससे संबंध रखते हुए महात्मा गांधी ने इनको किसकी उपाधि दी? राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनके द्वारा रचित और ग्रंथों की बात करें गुप्त जी के, तो जयद्रथ वध, किसान, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, सिद्धराज, पंचवटी, विष्णुप्रिया और द्वापर, इतनी रचनाओं
इतनी रचनाओं के रचयिता, और ये सारी की सारी रचनाएं क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? देखिए ध्यान पढ़िएगा सवाल को। द्विवेदी युगीन जो साहित्य उसमें किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? यानी कि 3 तो विशेषता होगी प्रवृत्ति की, द्विवेदी युग की एक नहीं, वो बताना है। गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता या फिर इतिवृत्तात्मकता। तो कौन सी नहीं है? बी विकल्प हो जाएगा, यानी काव्यात्मकता नहीं है, ये प्रवृत्ति प्रमुखता नहीं है। बाकी गद्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता देखने को मिलती है। यूँ कहें द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्तियाँ रही है। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र जो रहा है, किस पुस्तक में जो प्रतिष्ठित किया उसको? पहले भी सवाल मैंने पूछा था लेकिन अलग तरीके से पूछा था। भारत भारती में, रंग में भंग में, द्वापर में या फिर साकेत में? बताओ। उत्तर हो जाएगा क्या? डी, साकेत के अंदर जो नारी पात्र उपेक्षित रहा, कौन? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उससे संबंधित है ये। ठीक है, और रामचरितमानस जो है हिंदी साहित्य में अपने, उसके बाद में रामकाव्य का जो दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत जो ये साकेत है, यही है। भारत भारती, रंग में भंग, जैसे मैंने भी पहले बताया, वैतालिक, पंचवटी, विष्णुप्रिया, विकट भट्ट, ये सारी की सारी रचना गुप्त जी की है। सवाल है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर ये अटल सिद्धांत था। पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित है? कौन सी कृति से ली गई है? साकेत से, भारत भारती से, सिद्धराज से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये ली गई है बी, यानी कि भारत भारती से ली गई है पंक्तियाँ, ध्यान में रखना। और 1912 में रचित है। भारत भारती जो रचना की मूल प्रेरणा है मोहद्दस्य हाली और तथा ब्रिजमोहन दत्तात्रेय के फिकृत जो भारत दर्पण है वहाँ से प्रेरणा ली थी, और भारत भारती पर राष्ट्र कवि इनको कहा गया गांधी जी के द्वारा। सवाल है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? किसके साहित्य को? भारतेंदु युग के, छायावाद युग के, द्विवेदी युग के या आधुनिक युग के? बताओ ABCD में कौन सा? तो उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग के, बी विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। द्विवेदी युग के साहित्य में सरस्वती इंदु में जो प्रयोगात्मक रूप था वो देखते हैं, और वही साहित्य का क्या असली रूप है। द्विवेदी युग को आपको समय पता है 1900 से 1918 तक, और बात करें सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में इलाहाबाद से हुआ था। 1900 में तो कहाँ से हुआ था? इलाहाबाद। किसका? सरस्वती पत्रिका का। ठीक है गुरुजी। 1903 ईस्वी में मयूर प्रसाद द्विवेदी जी इसके ख्यातिलब्ध संपादक हुए, और इनके मार्गदर्शन और प्रेरक व्यक्तित्व ने और लोगों को भी जोड़ा, राष्ट्रीय चेतना का स्वर दिया इसको। इंदु का जो प्रकाशन वर्ष है वो सन 1909 है। इंदु को क्या मिलता है? इंदु का प्रकाशन वर्ष 1909 है, और इसका होता है वाराणसी से। माफ़ कीजिएगा साथियों, गले में थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा, ठीक हो जाएगा। वाराणसी से, ठीक है, प्रारंभ होता है, जिसमें अंबिका प्रसाद गुप्त हो गए, रूप नारायण पांडे हो गए, जयशंकर प्रसाद, इनकी जो आरंभिक रचनाएं हैं ना, प्रारंभिक रचनाएं शुरुआती की, वो प्रकाशित करने का श्रेय इसी पत्रिका को है, और ये एक मासिक पत्रिका थी। पूछ लिया जाए इसका सिस्टम तो ये मासिक थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पच्चीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि या फिर कृषक क्रंदन? बताइए कौन सी रचना आपने गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा अपना क्या? बी। बी में क्या है? स्वप्न। तो स्वप्न जो है गया प्रसाद साहब के नहीं है, तो फिर स्वप्न है किसकी? समय की बात कर ली जाए तो इसका 1929 समय देखने को मिलता है, और ये जो रचना है यह है रामनरेश त्रिपाठी की। स्वप्न किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी महोदय की रचना है। ठीक है गुरुजी, आ गई बात समझ में।
आ गई तो फिर आगे चलते हैं। अब रामनरेश त्रिपाठी की और रचनाओं की बात करें तो कई बार है जो क्रम में पूछा जाता है। एक तो मिलन आती है इनकी, स्वप्न के अतिरिक्त क्या, मिलन। इसका समय भी आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए 1917। मिलन के अतिरिक्त एक आती है पथिक, ये भी इनकी त्रिपाठी साहब की। पथिक का 1920 देखने को मिलता है। और एक मानसी, ये पथिक की रचनाएं मैं बता रहा हूँ मैं आपको। एक मानसी का 1927 का तकरीबन है जो समय मिलता है हमें। कविता कौमुदी, एक क्या है, कविता कौमुदी, ये भी लिख लो चलो, ये भी त्रिपाठी की है, कविता कौमुदी। ये सारी की सारी जो रचना मैंने बताई है ये बहुत महत्वपूर्ण और रामनरेश त्रिपाठी का सवाल कई बार आता है। मिलन, पथिक, मानसी, कविता और स्वप्न, ठीक है। जबकि यहाँ पर बात करें प्रेम पच्चीसी और कुसुमांजलि, कृषक, क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी, ये सारी की सारी किसकी है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। केवल यहाँ पर बी विकल्प हो जाएगा, स्वप्न नहीं है, ठीक है साहब। चलो अगला सवाल, आसान सवाल है लेकिन कई बार है जो हम असमंजस्य में भ्रमित होकर गलत कर देते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किया गया किसके आधार पर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांतिप्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो चारों ही द्विवेदी हैं, इसलिए भ्रम की स्थिति हो जाती है। परीक्षा में देखिए समांतर सिमिलर विकल्प देखते खोपड़ी है जो चक्र आ जाती है, तो वहाँ पर आपको सवाल है जो हल करते वक्त, अटेंड करते वक्त थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण है जो किया गया है, ठीक बात। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के रचनाएं लिखी और खड़ी बोली में जो सामान्य बोलचाल की भाषा उसको प्राथमिकता देने की वकालत भी इन्होंने की थी। हम बात करें इनके द्वारा ग्रंथों रचित, अनुदित हो चाहे मौलिक हो, लगभग 80 के तकरीबन ग्रंथ लिखे थे द्विवेदी साहब ने। प्रमुख काव्य संग्रह में आप देख सकते हैं काव्य मंजूषा, एक दो बता देता हूँ मैं, आप लिख लीजिए। काव्य मंजूषा है जो कई बार पूछा गया है, इसलिए ज़रूर ध्यान में रखना। काव्य मंजूषा हो गया, एक सुमन मिलता है, एक कान्य कुब्ज, इसका भी ध्यान में रखना, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, ये देखने को मिलते हैं इनकी रचनाओं में। सवाल है और अगला सवाल जो है ये जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। नाथुराम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या इनमें से कोई नहीं। जगत सच्चाई सार तो किसका है, उत्तर हो जाएगा पाठक जी जो है अपने श्रीधर पाठक, सी विकल्प हो जाएगा। ये जगत सच्चाई सार के रचयिता है। और पाठक जी के विषय में मैंने कई सवाल बनाए हैं जिनमें आप देख लीजिए, एक दो रचनाएं बता देता हूँ मैं। और जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, ये द्विवेदी युग के हैं और द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि हैं। पाठक जी को क्या कहा जाता है, स्वच्छंदतावादी कवि भी हैं ये, ठीक है, ये ध्यान में रखना बात। अनुदित भी बहुत सारे नाटक हैं, जैसे कि हरमिट का रचनाकार तो था, मूल रचनाकार गोल्ड स्मिथ, इन्होंने की एकांतवासी योग्य नाम से अनुवाद किया। जो डेजर्टेड विलेज था उसका भी गोल्ड स्मिथ था रचनाकार, इन्होंने क्या कर दिया, डेजर्टेड विलेज को उजड़ ग्राम कर दिया। ट्रेवलर का गोल्ड स्मिथ था मूल रचनाकार, इन्होंने शांत पथिक नाम से कर दिया। ऋतु संहार के अपने कालिदास थे, उसका भी इन्होंने ऋतु संहार नाम से अनुदित किया, अनुवाद किया, ठीक है बात। चलो अगला सवाल, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि है जो कौन कहा जाता है, तो कौन कहा जाता है, अभी अभी मैंने बताया श्रीधर पाठक। तो अलग से भी इसी प्रकार सवाल आ सकता है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है, श्रीधर पाठक है जो कहा जाता है, ठीक है। मौलिक रचनाओं में भी ऊपर भी बताई थी और बता देता हूँ मैं कुछ। वनाष्टक भी है इनकी रचना, स्वर्गीय वीणा भी है, गुणवंत हेमंत भी है, ये तो मौलिक रचनाएं हैं। और अनुदित रचनाएं में गडेरी और दार्शनिक, एकांतवास योगी, उजड़ग्राम, शांत पथिक, ऋतु संहार। क्योंकि परीक्षा में इनके विषय में सवाल आ सकता है कि निम्न में से श्रीधर पाठक की अनुदित रचना नहीं है, निम्न में से श्रीधर पाठक की अनुदित रचना नहीं है, तो मैं एकांतवासी योगी लिख दूंगा, उजड़ग्राम लिख दूंगा, शांत पथिक लिख दूंगा और एक लिख दूंगा गुणवंत हेमंत।
तो 3 तो अनुदित है इनकी, गुणवंत हेमंत जो है वो अनुदित नहीं है, वो मौलिक रचना है। इस प्रकार से भी इनका सवाल पूछ दो। जिन जिन लेखकों ने, जो प्रमुख लेखक हैं जिन्होंने मौलिक सृजना भी की है, मौलिक रचनाएं भी लिखी है और अनुदित भी जिनकी मिलती है प्रमुख रचनाकारों के, तो अनुदित कौन सी और मौलिक कौन सी, ये दोनों ध्यान में रखना। विशेष तौर से आप अनुदित याद कर लोगे तो मौलिक रचनाएं पीछे बच जाएगी, तो ये ध्यान में जरूर आपको रखना है कि मौलिक रचनाएं कौन सी है और अनुदित कौन सी है। चलो अगला सवाल, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत और भारतेंदु प्रगेंदु साहित्यकार सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, तो किन को ये उपाधियाँ दी गई थी? नाथूराम शर्मा शंकर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, रामधारी सिंह दिनकर को, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? तो बताइए किन को विभूषित किया गया था इन उपाधियों से? उत्तर ए, नाथूराम शर्मा शंकर को। किसको? नाथूराम शर्मा शंकर को। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथों की हम बात करें नाथूराम शर्मा के द्वारा, तो अनुराग रत्न, लिखना चाहो तो लिख लो आप एक दो, अनुराग रत्न। और मैं बात करूं तो शंकर सरोज, और सरोज स्मृति किसकी, वो आप कमेंट करके बताना। आसान है, सरोज स्मृति तो बता दोगे। हिंदी का शोक गीत भी कहा जाता है। शंकर सर्वस्व है, इन्होंने तो शंकर नाम से ज़्यादा किया, शंकर सर्वस्व है। और एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, गर्भरंडा रहस्य, ये रचना है जो कई बार पूछी जाती है, ध्यान में रखना आप, ठीक बात। चलो अगला सवाल, जो भी साथी वीडियो देखते हैं ना, जो कोई भी साथी, एक एक बंदे को भी आप शेयर करोगे, चैनल के विषय में बताओगे, जोड़ोगे, तो अपना परिवार भी आगे बढ़ेगा और उन दोस्तों की मदद भी हो पाएगी। क्योंकि मेरा ये प्रयास है इस चैनल के ऊपर टू द पॉइंट बात करूँ, बिना किसी अनर्गल संवाद के, जो कि आपकी परीक्षा के अंदर बिल्कुल उपयोगी साबित हो। ये नहीं कि बस प्रश्न बनाने को बना दिए, नहीं, वही प्रश्न बनाने का प्रयास करता हूँ जो परीक्षा में आते रहे हैं घूम फिर कर या आ सकते हैं। चलो सवाल है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, यानी कि 3 तो होगी और एक कौन सी नहीं है, वो बताइए। अभी आपने 3-4 सवालों पहले एक सवाल अच्छे से सुना होगा, तो आप इस सवाल का जो उत्तर दे दोगे। परीक्षा में भी ऐसे ही होता है, जब आप सवाल अटेंड करते हो तो पूरी ध्यान से किया करो, क्योंकि कई बार जो कोर्ट वाले प्रश्न होते हैं ऊपर 3-4 सवालों में वो आ चुके होते हैं, फिर नीचे वाले सवालों में भी उनका कोई विकल्प मिल जाता है, तो ऊपर वाले सवाल ध्यान से पढ़ोगे तो कई 1-2 सवाल जो परीक्षा में भी इस तरीके से मैच होते हैं और वो सही हो जाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना कौन से नहीं है? तो सिद्धराज, हिडिंबा, जय भारत, कृषक, क्रंदन। उत्तर हो जाएगा डी, कृषक क्रंदन। तो कृषक क्रंदन किसकी है? मैंने अभी ऊपर बताया था, कृषक जो क्रंदन रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बल्कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। किसकी है ये? ऊपर हमने जिक्र किया था, गया प्रसाद शुक्ल की है ये, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, ठीक है। जबकि प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल जो, माफ करें, इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल ये भी इन्हीं की है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर सिद्धराज, जय भारत और हिडिंबा, सिद्धराज, हिडिंबा, जय भारत ये तो गुप्त की है, कृषक क्रंदन जो है गया प्रसाद शुक्ल की है, और इसके अतिरिक्त स्नेह की अन्य रचनाओं में बात करें तो प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल और प्रेम पचीसी, ये चारों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेना, चारों की चारों महत्वपूर्ण है। सवाल है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधित नहीं है, महाभारत संबंधी नहीं है? वन वैभव, शक्ति और वक संहार और शैरेंद्री, बताओ कौन सी है जो महाभारत संबंधी नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा साहब? उत्तर हो जाएगा बी,
यानी कि शक्ति है जो नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधित नहीं है? शक्ति है जो महाभारत संबंधित नहीं है, जबकि वन वैभव, वक संहार और शैलेंद्री महाभारत संबंधित तीनों की तीनों रचनाएं हैं ये। हरियोध कृत उस महाकाव्य का आपको नाम बताना है जिसमें संस्कृत छंदों का है जो प्रयोग हुआ है। हरियोध साहब का महाकाव्य है जिसके अंदर संस्कृत छंदों का भी प्रयोग हुआ है, उसका नाम बताना है। चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास या फिर उद्धव शतक। बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी, प्रिय प्रवास। इसके अंदर संस्कृत छंदों का भी प्रयोग है जो हुआ है। बात करें तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग है जो देखने को हमें मिलते हैं। और इसमें क्या है? कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। तो क्या है इसमें? कृष्ण, शॉर्ट में लिख देता हूँ, बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का जो वर्णन है वो किया गया। बाकी हरियोध ने परिजात प्रबंध काव्य की भी रचना की है। इसमें 15 सर्ग है और इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का जो वर्णन किया गया है। वहीं प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। इसको क्या? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है जो माना जाता है। और प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। सबसे पहले इसका नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप, पहले ये नाम था। ये भी आप चीज़ है जो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ब्रजांगना विलाप। चलो अगला सवाल। भारत भारती की रचना का उद्देश्य है। किसी न किसी रचना का तो उद्देश्य होता है, निरुद्देश्य कुछ नहीं होता है। अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना, या इनमें से ये सभी विकल्प। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। ये सभी के सभी जो उद्देश्य हैं वो भारत भारती की रचना के रहे हैं, ठीक है। और ये जो रचना मैथिली शरण गुप्त को, जो भारत भारती रचना, इस पर जिसकी जो मूल प्रेरणा है, माफ़ कीजिए, मूल प्रेरणा जो मिली वो मिली थी मुसद्देहाली और ब्रिजमोहन दत्तात्रेय के स्वीकृत भारत दर्पण पुस्तक से, ठीक है। इससे है जो इनको प्रेरणा मिली थी भारत भारती को रचित करने की, सृजना करने की। सवाल है अगला कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है कि ये सारी बातें सब जगह जो कविता हो सकती है? कौन कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर बाबू गुलाब राय? बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है जो किस विकल्प में है? वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, कालक्रम के अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो कौन सा हो जाएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर डी विकल्प है जो सही हो जाएगा। अब आप बोलोगे गुरुजी डी विकल्प सही कैसे हुआ, बताओ हमें। तो देखो डी विकल्प में क्या है? पहले भारत भारती रचना है, तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है? साकेत है, तो साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1931 देखने को मिलता है, 31 ईस्वी। फिर यशोधरा 1932, फिर विष्णुप्रिया 1957। तो इस रूप में 12, 31, 32, 57
ठीक बात। चलो अगला सवाल, हिंदी में स्वच्छंदता ये जो शब्द था इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम जयशंकर प्रसाद ने, मुकुटधर पांडे ने, रामकृष्ण दास ने, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो साहब उत्तर हो जाएगा क्या? बी, मुकुटधर पांडे जी ने स्वच्छंदता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। वहीं जो अपने रामचंद्र शुक्ल है, इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक भी स्वीकार किया है। छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को किसने स्वीकार किया? शुक्ल महोदय ने। शुक्ल ने छायावाद का क्या कहा है इनको? प्रवर्तक भी माना कि भाई साहब यही प्रवर्तक है अपने तो हमारे हिसाब से तो। और मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के क्या थे? अनुज थे, छोटे थे, और इन्हें पांडे बंधु भी है जो कहा जाता है, जैसे मिश्र बंधु है ना, उसी प्रकार पांडे बंधु। चलो अगला सवाल, कल वाले जो वीडियो था प्रश्नों का, उसमें एक आखिर में सवाल पूछा था, उसका उत्तर आपको यहाँ और मिलेगा। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का, एक तो हर्मिट का और डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, या फिर श्रीधर पाठक? तो कल वाले उत्तर से आपको पता लग गया होगा क्या उत्तर होगा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, श्रीधर पाठक। तो गोल्ड स्मिथ की है ये कृतियाँ, हर्मिट और डेजर्टेड विलेज, इनका हिंदी अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने। अब आपको ध्यान में रखना किस नाम से किया था, ये भी जरूर ध्यान में रखना। तो हर्मिट का तो किया था एकांतवासी योगी, हर्मिट का किया था किस नाम से? एकांतवासी योगी नाम से। और जो है डेजर्टेड विलेज, इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उज्जड़ ग्राम, उज्जड़ ग्राम, इस नाम से है जो हिंदी अनुवाद किया। एकांतवासी योगी की जो रचना है वो लावणी या ख्याल शैली में की है। किस शैली में? लावणी या ख्याल शैली में की गई है। और पाठक जी द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत। इनकी पाठक की खड़ी बोली में प्रथम रचना कौन सी है? गुणवंत हेमंत। ये तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी ध्यान में रख लीजिएगा आप, ठीक है। और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी कही जाती है। अगला सवाल, मेघनाद वध, मेघनाद वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया? मेघनाद वध नाम से हिंदी के अंदर किसका अनुवाद था? माइकल का अंग्रेजी उपन्यास था। किसने किया ये बताना है। मैथिली शरण गुप्त, बच्चन, शुक्ल, रांगे राघव या फिर रांगे राघव? उत्तर हो जाएगा क्या? ए, मैथिली शरण गुप्त साहब ने माइकल जो उपन्यास था अंग्रेजी, उसका मेघनाद वध नाम से है जो अनुवाद किया, ठीक है। गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की भी संज्ञा दी थी, तो इनको क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। पूछ लिया जाए उपाधि किसने दी, तो अपने गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने, ठीक बात। प्रमुख रचनाएं आप पहले भी बताई मैंने, और ध्यान में रखो तो रख लेना। साकेत आती है, एक प्रसिद्ध है साकेत के, भारत भारती, भारत भारती, यशोधरा, कमाल के रचनाकार थे ये। यशोधरा, पंचवटी, और एक रचना और प्रसिद्ध है जयद्रथ वध। ध्यान में रखना इनको तो जरूर, ठीक है। तो
पाठक द्वारा रचित नहीं है या श्रीधर पाठक द्वारा रचित रचना नहीं है। वैदेही वनवास, बाल विधवा, जॉर्ज वंदना या फिर भारतोत्थान। भारतोत्थान या फिर भारतोत्थान को संधि करके भारतोत्थान। तो बताइए साहब, श्रीधर पाठक द्वारा रचित कौन सा नहीं है? यानी कि 3 तो रचित होंगे इनके, तो उत्तर हो जाएगा ए। क्या? वैदेही वनवास, ये इनके द्वारा रचित नहीं है। तो वैदेही वनवास श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, बल्कि किसके द्वारा रचित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा। तो वैदेही वनवास को ध्यान में रखना, किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो अपने आगे लगाते हैं क्या? हरियोध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का। बाकी बाल विधवा, जॉर्ज वंदना, भारतोत्थान इनके हैं। अब हरियोध साहब की हम और रचनाओं की बात करें, और काव्य संग्रहों की, तो उनमें आता है साहब क्या? अब देखिएगा, हरियोध जी की रचनाओं में बता रहा हूँ, इनमें एक तो अपने ये हो गई क्या? वैदेही वनवास। इसके अतिरिक्त प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह जी की है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं पारिजात, पारिजात, कृष्ण शतक, कृष्ण शतक हो जाएगी। रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, प्रेम प्रपंच हो जाएगी। और एक चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, इसका भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये दोनों कई बार पूछ जाती है। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, इसके अतिरिक्त भी, लेकिन इनका ज़रूर आप ध्यान में रखिए। और बात करें बाकी है जो एक रस कलश भी देख लेना, रस कलश, तो ये किनकी हो जाएगी? अयोध्या सिंह उपाध्याय साहब की। बाकी बाल विधवा, जॉर्ज वंदना, भारतोत्थान अपने श्रीधर पाठक महोदय की है। ठीक, दूसरा सवाल है, सुमेलित करना है आपको 1 नंबर सूची और 2 नंबर सूची को। वीर पंचरतन, मुकुटधर पांडे, उलाहना पंचक, गिरिधर शर्मा नवरतन, मातृवंदना, अमीर अली मीर, कानन कुसुम, लाला भगवान दीन। तो करें फिर मिलान। आपने मिलान किया होगा, क्या कुछ होगा? तो मिलान ऐसे हो जाएगा, जो वीर पंचरतन है, वीर पंचरतन कौन हो जाएंगे रचनाकार? वीर पंचरतन के लाला भगवान दीन। यानी कि ये गाड़ी हमको यहाँ ले जाके रोकनी है। वीर पंचरतन लाला भगवान दीन। उलाहना पंचक की बात करें तो उलाहना पंचक वाली गाड़ी यहाँ से प्रारंभ करेंगे और अमीर अली मीर के यहाँ ले जाकर रोक देंगे। उलाहना पंचक किसकी है? अमीर अली मीर की। मातृवंदना की हम बात करें तो गिरिधर शर्मा नवरतन। मातृवंदना किसकी है? गिरिधर शर्मा नवरतन। और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे साहब की, कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की। चलो अगला सवाल, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं, बताइए कौन हो जाएंगे? कुतुबन, श्याराम शरण गुप्त, गुरु भक्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध? बताइए कौन होंगे नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता? उत्तर हो जाएगा सी, गुरु भक्त सिंह। देखिए 2 सवाल बन गए। नूरजहां किस प्रकार काव्य? तो एक तो ये ध्यान में रखना प्रबंध काव्य है, और दूसरा रचयिता कौन है इसके? गुरु भक्त सिंह। और कुतुबन ने किसकी रचना की थी? याद होगा, मृगावती की। किसकी रचना की थी? मृगावती की। और ये भी एक सूफी प्रबंध काव्य की रचना थी। जबकि हरियोध की हम बात करें यहाँ पर, जो यहाँ पर आया
इनकी हम बात करें, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश आदि काव्यों की रचना की थी, हमने अभी बात की थी। सियाराम शरण गुप्त जो है, इन्होंने बापू नामक काव्य ग्रंथ है जो रचा था। ध्यान में रखना, बापू काव्य ग्रंथ पूछ लिया जाए तो किसका है? सियाराम शरण गुप्त का। सवाल है, गोल्ड स्मिथ की कृति, गोल्ड स्मिथ की एक रचना है ट्रेवलर, इसका अनुवाद किसने किया है? ट्रेवलर का जो गोल्ड स्मिथ की है, इसका अनुवाद किसने किया? रामचरित उपाध्याय ने, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या फिर ठाकुर गोपाल शरण सिंह? बताओ देखें। क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा सी, श्रीधर पाठक ने। तो गोल्ड स्मिथ माफ करें, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद अपने किया श्रीधर पाठक ने, और किस नाम से किया था? श्रांत पथिक नाम से। ये भी जरूर ध्यान में रख लेना आप, श्रांत पथिक नाम से है जो किया। और किस में किया? खड़ी बोली में। ठीक है बात, खड़ी बोली में किया श्रांत पथिक। ट्रेवलर वैसे होता है तो यहाँ पर कर दिया इन्होंने श्रांत पथिक। बाकी गोल्ड स्मिथ साहब का एक अन्य ग्रंथ भी है, हर्मिट। ग्रंथ का क्या नाम है? हर्मिट। हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से, किस नाम से किया अनुवाद? एकांतवासी योगी, हर्मिट का। और एक था डेजर्टेड विलेज, डेजर्टेड विलेज, इसका किया इन्होंने उज्जड़ ग्राम नाम से, उज्जड़ ग्राम नाम से अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। तो श्रीधर पाठक ने इन 3 का अनुवाद है जो किया। और ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है जो कहे जाते हैं। ध्यान में रख लेना ये बात। सवाल है, त्रिशूल उपनाम किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। त्रिशूल उपनाम, उत्तर हो जाएगा डी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल है साहब। अब गुरुजी स्नेही लिख रखा है पहले, जो त्रिशूल कैसे हो जाएगा? तो त्रिशूल ऐसे हो जाएगा कि, तो जो स्नेही नाम है, तो श्रृंगारिक कविताएं तो ये स्नेही नाम से करते थे। ये जो स्नेही नाम है इससे क्या करते थे? श्रृंगारिक कविताएं। ज़्यादा श्रृंगार था तो स्नेह लुटाते थे, तो स्नेह ही याद रख सकते हैं। बाकी जो राष्ट्रीय भावना वाली कविताएं थी, किस भावना वाली? राष्ट्रीय भावना वाली, उन कविताओं को ये किस नाम से करते थे? त्रिशूल। त्रिशूल नाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं लिखते थे। और ये खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में क्या थे? पारंगत थे। खड़ी बोली में कवित्व और सवैया का। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनमें कृषक क्रंदन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के रचनाओं में कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी। कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की क्या है? रचनाएं, ग्रंथ है। अगला सवाल है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक है? मैथिली शरण गुप्त, राधाकृष्ण दास, पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे कहा है? ध्यान दिया होगा तो मैंने 1-2 सवाल पहले ही ये बताया। उत्तर हो जाएगा सी, श्रीधर पाठक को शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक है जो कहा है। ध्यान में रखना इस बात को। और इन्होंने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की जो रचना की थी 1904 में। और हम बात करें पाठक जी की रचनाओं की तो वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं देखने को मिलती है।
सवाल है, आसान है। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? उद्धव शतक के सत्यनारायण, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रिज रतन दास कविरत्न, वियोगी हरि। ब्रिज रतन दास, आपके यहाँ पर टाइप में थोड़ा गड़बड़ हो। सत्यनारायण कविरत्न ये इनका नाम है, ये सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर और ब्रिज रतन दास और वियोगी हरि। तो कौन हो जाएंगे उद्धव शतक के रचनाकार? उत्तर हो जाएगा बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक, जैसे कि गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र हिंडोला, कलकाशी विराष्टक आदि इनकी अन्य कविताएं हैं। गंगा अवतरण को तो जरूर ध्यान में रख लीजिएगा आप। ठीक है, और बात करें भ्रमरदूत, प्रेम कली, ये सत्यनारायण कविरत्न की है। कौन कौन सी? भ्रमरदूत, प्रेम कली, भ्रमरदूत और प्रेम कली ध्यान में रख लेना। बात करें ब्रिज रतन दास की, तो इनकी आई गई ये रचनाएं, प्रेम शतक, वीर सत्सई, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि ये वियोगी हरि की है जो कविता है। ठीक, अगला सवाल है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी जो वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है ये किसका है? श्याम नारायण पांडे का, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? बताइए साहब किसका है ये? उत्तर है आसान, श्याम नारायण पांडे का है हल्दी घाटी। ये एक वीर रस प्रधान है जो प्रबंध काव्य है, और किसका? श्याम नारायण पांडे। आपने 7वीं 8वीं की कक्षा में कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वाली में अगर किसी ने पढ़ी हो तो ये कविता दी भी हुई है। सवाल है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखित है? गया प्रसाद शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी? बताओ। उत्तर हो जाएगा ए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। सवाल है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। ये बात किसने कही? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल? बताओ। उत्तर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला सवाल है कि कविता करके तुलसी न लसे। कई बार पूछा गया, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास के लिए ये जो प्रशस्ति वचन है इनमें से किसका है? किसने कही ये बात? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, जगदम्बा प्रसाद हितैषी ने, नाभा दास ने या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने? बहुत बार पूछा गया, उत्तर हो जाएगा ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। सवाल है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। रचयिता कौन है इन पंक्तियों के? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी या फिर श्रीधर पाठक? बताओ। तो उत्तर हो जाएगा सच्चा प्रेम वही है इन पंक्तियों के सी, राम नरेश त्रिपाठी महोदय। सवाल है, रत्नाकर कृत जो उद्धव शतक है ये किस भाषा में है जो लिखा गया काव्य ग्रंथ है? कौन सी भाषा में? अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में या अपभ्रंश में? तो इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बता देना, रत्नाकर के द्वारा उद्धव शतक किस भाषा में है जो लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या अपभ्रंश? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत प्रेमघन ने, भारतेंदु साहब ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने,
अयोध्या प्रसाद खत्री ने। कविता के लिए देखो, पहले काव्य भाषा जो ब्रज चल रही थी, अब उस कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की सूरत की, नहीं साहब खड़ी बोली होनी चाहिए, तो वो थे डी अयोध्या प्रसाद खत्री साहब। ठीक है, कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में इन्होंने आंदोलन है जो प्रारंभ किया था। और ये भी ध्यान में रखना कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा क्या रही, ब्रज थी, ब्रज किसमें, भारतेंदु काल में, और वो भी कौन सी, काव्य की, न कि गद्य की। और गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में है जो प्रारंभ हो गया था। चलिए अगला सवाल है, ध्यान से पढ़ना, वीडियो को रोक के भी आप पढ़ सकते हो। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम देखना है आपको। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह, या फिर तीनों विकल्प पढ़ के आप देख सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहां पर कौन सा, सी। सी के अंदर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। अब आप बोलोगे गुरुजी ये कैसे हुआ, तो बता देते हैं जन्म काल के अकॉर्डिंग सही अनुक्रम। भारतेंदु जो हरिश्चंद्र माफ करें, भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है, इनके जन्म काल को हम देखें तो क्या हो जाएगा, 1850 से क्या मिलता है, 85 तक। ठीक है, फिर बाद में बात करें बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की, तो 1855 से मिलता है इनका, 1855 से 1923। ठीक है, 50 में ये जन्मे, 55 में ये जन्म गए। फिर प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो 1856 में जन्म और 1854 में ये हो जाएगा। और जगमोहन सिंह की बात करें तो 1857 में जन्म और 1899 देहांत। तो देखिए 50 में, 55 में, 56 में और 57 में। तो इस प्रकार से जन्म काल के आधार पर ये सी विकल्प यहाँ पर कवियों का सही अनुक्रम हो जाएगा। सवाल है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है, किसकी काव्य कृति है, भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बकरी विलाप के विषय में आपको पता है, ये कई बार है जो पूछा गया सवाल। ए विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और ये एक इनकी व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। किस प्रकार की है, व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें हम तो भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम प्रलाप, और देखें तो प्रेम तरंग, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय विनय प्रेम पचासा, तन्मय नीला, दान लीला आदि इनकी कृति है। ठीक है बात। देखते हैं अगला सवाल, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। भारतेंदु युग का कौन सा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, बताइए। तो क्या उत्तर हो जाएगा, बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। और किसका था ये, वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अगला सवाल है, देखिए सवाल भारतेंदु से रिलेटेड कई तरीके पूछे गए हैं। तो नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत, शिव प्रसाद, भारतेंदु, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र है जो हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की थी, संस्कृत, हिंदी, ब्रज, पाली। पहले भी मैंने बता दिया था प्रारंभ में ही। तो भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की,
उत्तर हो जाएगा क्या, ब्रज भाषा में। तो काव्य के लिए इन्होंने क्या, ब्रज भाषा का जो प्रयोग किया था। फिर बता देता हूँ इनकी रचनाओं के बारे में। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, ये इनके काव्य ग्रंथ है। ठीक है, ये सवाल है, बहुत अच्छा है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो आप बोलोगे समस्या पूर्ति ग्रंथ होते कौन से थे, क्या चीज़ें होती थी? देखिए, कोई न कोई ऐसा कठिन विषय दिया जाता जो समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता, उसके समाधान के रूप में, उसकी पूर्ति के रूप में फिर जो रचना करनी पड़ती थी, सृजना करनी पड़ती थी। तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद? तो उत्तर हो जाएगा ए। ये समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की विशेषता। और ये समस्या पूर्ति एक पर्याप्त लोकप्रिय जो काव्य पद्धति रही है उस समय। तो कवियों की जो प्रतिभा थी, उनका जो रचना कौशल था, उसको परखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कवि गोष्ठियाँ हो गई, या फिर जो काव्य सम्मेलन होते हैं उनमें कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड जो सब्जेक्ट दिए जाते थे, उन पर जो समस्या पूर्ति जो करवाई जाती थी। अगला सवाल है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, जिस प्रकार से भारतेंदु साहब ने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी है जो किया। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? यह टिप्पणी किसकी है? शुक्ल जी की, रामकुमार वर्मा की, शिवदान सिंह चौहान की, या फिर रामविलास शर्मा की? क्या उत्तर हो जाएगा? ए, रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी है जो किया। अगला सवाल है, भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। पंक्ति किस कवि की है? मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो आसान है, उत्तर हो जाएगा क्या, डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है। इनको हिंदी साहित्य के संदर्भ में नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवजागरण अग्रदूत। और इनकी जो पंक्तियाँ, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल को बीज मंत्र मानने वाले भी थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए ये। उर्दू में रसा उपनाम से कविता करते थे। किस नाम से? रसा उपनाम से। ये सवाल भी कई बार पूछा गया। उर्दू में रसा उपनाम से रचना करते थे। हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है। प्रमुख काव्य मैंने पहले भी बताए थे, अपने दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, रिपुनाष्टक, प्रबोधिनी, प्रातः समिरन, और ये प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, मधु मुकुल, होली, ये सारे के सारे। मैथिली शरण गुप्तकृत यशोधरा की विधा है। पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है, यशोधरा किसके द्वारा कृत है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा कृत है। लेकिन इसकी विधा क्या है? ये गद्य रचना है, पद्य है, चंपू काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा सी, यशोधरा जो है एक चंपू काव्य है, यानी गद्य पद्य मिश्रित। बाकी हम और रचनाओं की बात करें, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की, बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बार पूछी गई है। तो जिनमें हम देख लेते हैं, रंग में भंग, रंग में भंग देख लीजिए एक। बात करें तो जयद्रथ वध, बात करें झंकार, द्वापर, और हम बात करें तो पंचवटी, इसके अतिरिक्त विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया का ध्यान में रखिएगा, भारत भारती, साकेत,
और बात करें तो किसान, इनकी प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, झंकार, द्वापर, पंचवटी, विष्णुप्रिया, भारती, साकेत और किसान गुप्त जी की। अगला सवाल है, जकी उपनाम से, उपनाम और अरबी फारसी के अंदर तखल्लुस बोलते हैं, जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें जो लिखा करते थे। हिंदी की कवि थे लेकिन उर्दू के अंदर जकी उपनाम से लिखते थे। श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा शरण सिंह या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बताओ कौन लिखता था इस नाम से। उत्तर हो जाएगा बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर साहब जो हैं ये जकी उपनाम से हैं जो गज़लें लिखते थे उर्दू में। गुरु के नाम की बात करें इनके हम तो नवनीत लाल चतुर्वेदी, पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी नवनीत लाल चतुर्वेदी, ठीक है। और हम बात करें इनकी काव्य कृतियों की तो जिसके अंदर आता है, पहले मैंने बताया था गंगावतरण, उद्धव शतक, इसको जरूर ध्यान में रखना। उद्धव शतक, हरिश्चंद्र और कलकाशी और विराष्टक, ठीक, ये इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। यानी कि जो चार ये विकल्प हैं यहाँ पर, चारों के अंदर तीन तो द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्तियाँ हैं, एक नहीं है। तो कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण, तो कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। उत्तर हो जाएगा ए, कल्पना का अतिरेक ये चीज़ है जो, ये प्रवृत्ति है जो नहीं है। तो ये प्रवृत्ति फिर कल्पना का अतिरेक किस युग की है, तो ये छायावाद की प्रवृत्ति है। किसकी है? कल्पना का अतिरेक छायावाद की प्रवृत्ति है। बाकी राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श चित्रण ये सारी की सारी द्विवेदी युग की है। अगला सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें, आप शेयर किया करें ताकि और साथियों की मदद हो सके और अपना ये परिवार चैनल भी आगे बढ़ सके। इतनी अपेक्षा, आशा, उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, घंटे निशान पर क्लिक कर लें। सवाल है, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रेन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? कि उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रेन कहाँ जो सोवत है। विश्वनाथ त्रिपाठी, वंशीधर शुक्ल, विश्वनाथ पाठक, अदम गोंडवी। उत्तर हो जाएगा क्या? बी, वंशीधर शुक्ल महोदय की। किसकी है? यह अवधि सम्राट कवि वंशीधर शुक्ल की रचना है। वहीं उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इस तरह की कालजयी रचना सृजन करने वाले भी कौन है? वंशीधर शुक्ल साहब। ये भी इन्हीं की पंक्तियां हैं। सवाल है, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। यानी कि 3 महाकाव्य हैं जो कि द्विवेदी युग में लिखे गए हैं और एक कौन सा नहीं, वो बताना है। जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, साकेत, चिंतामणि। तो उत्तर हो जाएगा ए, जयद्रथ वध जो है ये महाकाव्य नहीं, ये काव्य ग्रंथ है। और रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त साहब। गुप्त जी का अपने साकेत महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद साहब का है, जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। ध्यान में रखना इस चीज़ को भी। रामचरित चिंतामणि जो है वो रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य है। आगे बात समझ में? यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा, मिस टाइप हो गया। रामचरित चिंतामणि था यहाँ पर विकल्प, रामचरित चिंतामणि। सवाल है, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में
इनमें से कौन सा कथन गलत है? द्विवेदी युग की जो कविता उसका कौन सा कथन गलत है, यानी कि 3 सही होंगे। तो द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है, द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा कथन गलत लग रहा है? तो उत्तर हो जाएगा क्या? ए, द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, ये बात गलत है यहाँ पर। ठीक है, अभाव नहीं है, बहुत मिलता है राष्ट्रीय। आपने काव्य की प्रवृत्तियों वाला सवाल देखा भी पिछला, तो पता लग गया होगा, जिसमें राष्ट्रीयता की बात की गई है। ठीक है, सवाल है धाराधर धावन, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया? यानी कि धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास का जो मेघदूत है इसका अनुवाद किया गया है, तो किसने किया है? गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, या फिर रामचरित उपाध्याय ने? तो किसने किया है? उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने है जो किया है। इनकी कृतियों की बात करें तो मृत्युंजय, स्वदेशी कुंडल, राम रावण विरोध, अमलतास, ये रचनाएं मिलती है राव देवी प्रसाद पूर्ण की। कौन सी? स्वदेशी कुंडल, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय ध्यान में रखना, राम रावण विरोध, रावण विरोध, लिखावट पे नहीं जाइएगा, जल्दी लिख रहा हूँ। एक आती है अमलतास, ध्यान में रखना इसको भी, अमलतास राय देवी प्रसाद पूर्ण की। सवाल है अगला, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव है जो डालती है। काव्य के संबंध में ये विचार किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, जयशंकर प्रसाद के, या फिर महादेवी वर्मा के? किसका कथन? उत्तर हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव है जो डालती है। ठीक है गुरुजी, समझ आ गई बात। तो चलो फिर आगे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? यानी कि 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर, मानसी, कौन सा है? उत्तर हो जाएगा अपना डी, यानी कि मानसी। मानसी है जो जय भारत, विष्णुप्रिया और द्वापर तो मैथिली शरण गुप्त के, मानसी नहीं है। तो फिर गुरुजी मानसी बताओ किसका है? तो मानसी काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। मानसी किसका है? राम नरेश त्रिपाठी जी का है साहब। ठीक है गुरुजी। अगला सवाल तो देखिए, अगला सवाल ये है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ये किस कवि ने कहा है? गुप्त जी ने, दिनकर ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर हरियोत साहब ने? उत्तर हो जाएगा क्या? मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ठीक है। वहीं हरियोत साहब की एक प्रसिद्ध पंक्ति, हालांकि बहुत सारी इनकी, लेकिन प्रसिद्ध यह है कि दिवस का अवसान समीप था। सुना होगा कई बार आया, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, हरियोत की है। वहीं हम बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, कई सारी इनकी भी एक कि तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बेलराज महाराज, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और दिनकर जी की तो बहुत सारी मिलती है, एक ध्यान में रख लेना ये पंक्ति, श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। क्या है? श्वानों को मिलता दूध भात, श्वानों को मिलता दूध भात और भूखे बच्चे अकुलाते हैं, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। ध्यान में रखना इन पंक्तियों को। सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की जो उपेक्षिता न रह जाए?
कि इनमें से एक प्रबंध काव्य इस प्रकार से लिखा गया है उर्मिला की उर्मिला काव्य की जो है उर्मिला जो है काव्य की उपेक्षिता बनकर नहीं रह जाए। तो कौन सा लिखा गया वो? गुरुकुल, साकेत, रंग में भंग, पंचवटी। तो आपको पता है वो कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बी, साकेत। सवाल है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक हजारी प्रसाद साहब, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर हो जाएगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल जो रहा इसको किस नाम से अभिहित किया उन्होंने? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग? तो 1850 से 1900 तक का जो इस दौरान की जो समयावधि रही उसको किस नाम से अभिहित किया? तो उत्तर हो जाएगा बी, भारतेंदु युग के नाम से है जो जाना जाता है 1850 से 1900 का ये पीरियड। ठीक है साहब, गुरुजी समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में कौन सा आता है? द्विवेदी युग। आगे हम देखेंगे उसके सवाल तब और देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ द्विवेदी युग की अगर समय पूछ लिया जाए, थोड़ा सा बता देता हूँ एक दो का। तो ये आता है अपने 1900 से 1918 के बीच आ जाएगा। फिर इसके बाद में गुरुजी, तो इसके बाद में छायावादियों को ले लीजिए, इनका गुरुजी तो इनका 1918 से फिर 36, फिर प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और प्रगति प्रयोग और नई कविता, ये सारे जो चलते रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन सबको है जो करते चलेंगे। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का है जो नामकरण हुआ था। ठीक है बात। अगला सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है बाला बोधिनी, बाल प्रबोध, बाला प्रबोधिनी या फिर बाल विनोद? तो बताइए सही नाम क्या हो जाएगा? सरल है सवाल, लेकिन कंफ्यूज करने वाला भी है और अच्छा भी है। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित जो पत्रिका थी उसका सही नाम था ए विकल्प, बाला बोधिनी। क्या नाम था? बाला बोधिनी। और इनकी और पत्रिकाओं में देखते हैं तो इन्होंने 1868 में, कब? 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा, कवि वचन 1868 में कवि वचन सुधा, और वहीं 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन। क्या? हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। और वहीं 1874 में, इस समय मिलता है 1874 में बाला बोधिनी पत्रिका है जो निकाली थी, बाला बोधिनी, जिसका हमने अभी जिक्र किया है। ठीक। अगला सवाल, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? सबसे कम उम्र कौन जीवित रहे, यूं कह सकते हैं आप। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर प्रेमचंद? तो बताइए, प्रसाद, माधव, प्रेमचंद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? उत्तर हो जाएगा क्या? डी, हरिश्चंद्र साहब है जो यही अपने सबसे कम आयु के है जो रहे। अब कैसे गुरुजी बताओ, समझ में नहीं आया? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का आप जन्म वर्ष देखें और मृत्यु वर्ष देखें तो वो था 1850 से 1885। कितना था? 1850 से 1885 ईस्वी। कितने हो गए? 35 हो गए ना। अब देख लो, प्रेमचंद साहब की बात करें 1880 से 1926
36, 1880 से 1936, तो 20 तो ये हो गए और 36 ये हो गए, 30 20 50, कितने हो गए 56 वर्ष, ये 35। फिर मुक्तिबोध साहब जो हैं, मुक्तिबोध साहब का 1917 जन्म और 1964, तो ये कितने हो गए अपने, इनका हो जाएगा अपने 47। ठीक है। फिर कौन बचे, प्रसाद का जन्म की बात करें हम तो 1889 और देहांत की बात करें प्रसाद 1937 मिलता है हमें देखने को, तो इनका हो जाएगा कितना 48, प्रसाद महोदय का 48। ठीक है। तो देख लीजिए सबसे उम्र 35, 47, 48, 56, तो सबसे कम उम्र किनकी रही, भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब की। सवाल है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, नियाज, अब्र, रसा, आफताब, माफ़ कीजिएगा, तो उत्तर हो जाएगा क्या, बी, अब्र के नाम से। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है, या फिर ये बात शुक्ल जी किसके विषय में कहते हैं कि वो पूर्वीपन की परवाह नहीं करते, अपने बेसवारे जो ग्रामीण जीवन की जो कहावतें हैं और शब्द उनको बेधड़क है जो रख दिया करते थे टाइटल में, शीर्षक में। तो ये भारतेंदु के विषय में कहते हैं, बालकृष्ण के, प्रेमगन के, या फिर प्रताप नारायण मिश्र के। तो शुक्ल जी ने ये जो पंक्तियां कही है, ये कहा है प्रताप नारायण मिश्र के विषय में। किसके विषय में, प्रताप नारायण मिश्र के विषय में। अब क्यों कहा है इसको हम साबित भी कर लेते हैं। जो प्रताप नारायण मिश्र साहब के जो भी जितने भी निबंध हैं, कई सारे निबंधों के शीर्षक इस प्रकार से हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनके निबंध कुछ, कि घूरे के लता बीने, एक निबंध का शीर्षक इन्होंने रखा क्या, घूरे के लता बीने। एक निबंध का शीर्षक इन्होंने रख दिया था समझदार की मौत, समझदार की मौत। एक शीर्षक है इनका कि कनातन के डोल बंद है, कनात होती है ना, कनातन के डोल बंद है। तो इस प्रकार से इस तरह की शीर्षक जो रख देते थे। और मनोयोग वृद्ध, इस तरीके से। ठीक है। चलो अगला सवाल है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। देखिए एक ही सवाल दो तरीके से पूछूंगा अभी मैं। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था और इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है, जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल, या फिर सुधार काल। तो क्या उत्तर हो जाएगा, किस नाम से पुकारा गया, उत्तर होगा सी। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था और इस कालखंड को क्या कहा गया, पुनर्जागरण है जो काल कहा गया। तो भारतेंदु नई मानसिकता के उन्मेष का काल था ये भारतेंदु का, तो इस कालखंड को तो पुनर्जागरण काल है जो क्या कहा गया। ठीक है। अब देखो यही सवाल है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे पूछा भी गया कई बार। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, छायावाद, दिव्य युग, भारतेंदु युग, या प्रगतिवाद। तो हिंदी पुनर्जागरण काल अभी हमने देखा है, तो किसको कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग को तो ये कहा जाता है, जबकि जो दिव्य युग था, अपना दिव्य युग था, भारतेंदु युग को तो क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण काल, और दिव्य युग को कहा जाता है क्या, जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को पुनर्जागृति आई,
फिर इसके अंदर पुनर्जागृति को और सुधार किसने किया? द्विवेदी युग में जागरण सुधार काल। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अगला सवाल है बिहारी बिहार। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं काशीनाथ सिंह, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त, व्यास। बताओ साहब किसका ग्रंथ है ये? तो उत्तर हो जाएगा बिहारी बिहार के डी अंबिका दत्त, पंडित अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास साहब की हम और रचनाएं देखें तो इनकी रचनाओं में लिख सकते हैं या फिर आप सुन सकते हैं। पावस पचासा एक रचना ये मिलती है, सुकवि सत्सई, सुकवि सत्सई, हो होरी, हो होरी, ध्यान में रखना इसको। पावस पचासा और हो होरी इनको ध्यान में रखना। जबकि हम बात करें काशीनाथ सिंह की रचनाओं की बात करें, जो काशीनाथ महोदय हैं, काशीनाथ सिंह की रचनाओं में बात करें तो अपना मोर्चा, अपना मोर्चा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अपना मोर्चा, और काशी का 80, काशी का 80। बात करें बिहारी तो बिहारी का तो आपको पता ही है, बिहारी सत्सई इनकी। तो राधाचरण जो गोस्वामी है, राधाचरण गोस्वामी इनकी प्रसिद्ध करती है अपने नव भक्तमाल। कौन सी है? नव भक्तमाल का आपको पता है किसकी है? और नव भक्तमाल की पूछ लिया जाए तो राधाचरण गोस्वामी की है। ठीक है, ये भी कई बार है जो पूछा जाता है। देखो परीक्षा के अंदर या तो आपको सीधा सीधा सवाल मिल जाएगा ये जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ, या फिर जो विकल्प दिए गए हैं इनकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा हूँ, व्याख्या जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से परीक्षा में सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। और आपका अगर नियमित रूप से जुड़े रहे तो हिंदी साहित्य का इतिहास जबरदस्त हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? 4 विकल्पों में से कौन सा जो लेखक है वो भारतेंदु युग का है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद, विद्यानिवास मिश्र या फिर राय कृष्ण दास? तो क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है अपने? ए प्रताप नारायण मिश्र हैं केवल। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। और प्रताप नारायण जो मिश्र है ये भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ में भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं, मंडल के लेखक भी। ठीक है, अब बात करें भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों की, क्योंकि याद रखना आपको भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है, द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है, इस प्रकार से। तो भारतेंदु युगीन प्रमुख साहित्यकारों की बात करें तो आप सुन सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो भारतेंदु तो है ही अपने हरिश्चंद्र साहब, तो ये तो है ही। इनके साथ में ही बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन साहब हैं। इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र साहब हैं, प्रताप नारायण मिश्र साहब हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त ठाकुर जगमोहन हो जाएंगे, ठाकुर जगमोहन साहब हो जाएंगे। अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे, अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त राधा कृष्ण दास हो जाएंगे, राधा कृष्ण दास हो जाएंगे। राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, ये है जो इतने अपने भारतेंदु युगीन लेखक मिलते हैं। चलो अगला सवाल। अब जैसे मैंने भारतेंदु युगीन लेखकों की बात की और फिर ऊपर जिक्र भी किया था भारतेंदु मंडल का, तो इनमें से किस लेखक का जो संबंध है भारतेंदु मंडल से नहीं था? 3 का है, 1 का नहीं था। भारतेंदु मंडल से प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या ठाकुर जगमोहन। तो उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा का।
इनका संबंध नहीं था भारतेंदु मंडल से। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण साहब, ठाकुर जगमोहन सिंह, और साथ में एक नाम और लिख लो आप, अंबिका दत्त, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास साहब थे, ये भारतेंदु मंडल के हैं जो कवि रहे हैं। जबकि आपको पूछ ले बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब किसके हैं फिर, तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। किसके हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब। अगला सवाल है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। अब भारतेंदु युगीन कवियों के मैंने नाम बता दिए ऊपर आपको। अब यहाँ पर एक है जो भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, वो कौन सा नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। फटाफट बता दो ये तो कौन है? पहला विकल्प ही हो जाएगा ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो है ये भारतेंदु युगीन नहीं है। बाकी सारे के सारे हैं। तो अब गुरुजी की ये तो बता दिया, पर हरियोध कौन से हैं? तो हरियोध साहब द्विवेदी युगीन रचनाकार हैं, द्विवेदी युगीन। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, जो प्रमुख है हर युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों याद रखना कि किस युग के। तो द्विवेदी युग के है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अगला सवाल, भारत भारती के रचनाकार कौन है? गुरुजी बिल्कुल आसान सवाल है, क्या पूछ रहे हो यार? ये तो आसान तो है, लेकिन कईयों को नहीं आता होगा, हो सकता है 5 लोगों को भी नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन इसके साथ में जो डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, व्याख्या में बताऊंगा, वो काम की चीज़ होगी आपके। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या मैथिली शरण गुप्त। बताओ फिर। तो उत्तर हो जाएगा डी, भारत भारती के रचनाकार कौन? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। अब इस रचना की आपको पूछ ले कि रचना की मूल प्रेरणा कहाँ से क्या मिली, तो मुसद्दस से हाली और ब्रिजमोहन दत्तात्रेय की अपने कैफीकृत वो है भारत दर्पण जो पुस्तक है, वहाँ से इसकी इनको प्रेरणा है जो प्राप्त हुई थी। और इसी रचना को लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने, गांधी जी ने दी। और किस रचना पर? भारत भारती के लिए ही। ठीक है, भारत भारती के लिए ही। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? 3 रचनाएं जगमोहन साहब की, एक नहीं। कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। बताओ साहब, कौन सी रचना है जो नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा डी, प्रेम प्रलाप जो है वो जगमोहन की नहीं है, बल्कि किसकी है फिर? हरिश्चंद्र साहब की, भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब की हो जाएगी ये। ठीक है। जबकि जो प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी है, जगमोहन साहब की है। अगला सवाल अच्छे से पढ़ना है। भारतेंदु कालीन जो पत्र पत्रिकाएं थी, इनमें प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन है जो गलत है? सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं होती थी इस समय, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित होती थी, जीवन में मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां होती थी, या फिर जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं होती थी। तो उत्तर हो जाए गलत कथन कौन सा है? यहाँ पर सी, इसको गलत माना गया है यहाँ पर। बाकी तीनों को प्रमुखता है जो दी गई, ये थोड़ी या यूँ कहीं बिल्कुल ना के बराबर प्रमुख रही है ये। ठीक है, जो तीनों ये यहाँ पर गलत हुई और तीनों ये इस समय की विशेषताओं का विषय वस्तु है जो रही है भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं की। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित विबुद्ध कहत सब कोय। ये काव्य विषयक ये परिभाषा किस आचार्य की है?
माफ करें, चिंतामणि, केशव, भिखारीदास, मतीराम। किस आचार्य की है ये काव्य विषय, ये जो परिभाषा है? उत्तर हो जाएगा ए, चिंतामणि जी की है ये। किसकी है? चिंतामणि की है। अगला सवाल है, भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, ये उक्ति किस आचार्य की है? देव, चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ या फिर कुलपति मिश्र? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। पंक्ति है देव की। किनकी है? देव की। देव का मूल नाम आपको पता ही है क्या? देवदत्त। देवदत्त था। देव जो है आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध रहे। ये हरिवंश साहब जो हैं उनके अनन्य संप्रदाय में दीक्षित हुए। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भावविलास देव की, भावविलास, अष्टयाम, देवचरित, रसविलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, ये इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो विकल्प आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। रीतिकालीन जो कवि वाला विकल्प है वो देखना है, तो मैं बता देता हूँ। उत्तर हो जाएगा बी। बी के अंदर क्या है? बिहारी जो है अपने रीतिकालीन, मतीराम साहब हैं, घनानंद है, भूषण है। तो बिहारी जी की जो प्रसिद्ध कृति है वो बिहारी सत्सई है। मतीराम की रसराज ललित ललाम आती है, कई बार पूछी जाती है। घनानंद की सुजान सागर और इश्क लता पूछी जाती है, और भूषण की है अपने शिवराज भूषण वगैरह। ठीक है, तो इश्क लता तो अपने घनानंद और इश्क नामा कई बार बताया जा चुका है, बोधा। अगला सवाल, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल कहा और रीतिकाल को कलाकाल कहा? किसने कहा बताओ? ग्रियर्सन ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, इंद्रनाथ मदान ने या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा बी। रमाशंकर शुक्ल रसाल साहब ने रीतिकाल को कलाकाल कहा और आदिकाल को जयकाल कहा। ठीक है, जबकि जो ग्रियर्सन महोदय हैं हमारे डॉक्टर ग्रियर्सन, इन्होंने आदिकाल को चारण काल और रीतिकाल को रीतिकाव्य है जो कहा था। सवाल है, पंडित और प्रवीणन को जोड़ चित हरे सो कवित कहावे। ये किस कवि का कथन है? बिहारी, घनानंद, ठाकुर या देव? पंडित और प्रवीणन को माफ करें, जोड़ नहीं है यहाँ पर, जोई चित हरे सो कवित कहावे। तो किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, ठाकुर का। किनका कथन है? ठाकुर का। और ठाकुर की जो प्रमुख कृतियां हैं दो है विशेष तौर से, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ठीक है, अगला सवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड जो परंपरा है किससे मानते हैं? यह आज सवाल पहले भी मैंने पूछा था, लेकिन आज थोड़ा सा अलग तरीके से है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? केशव से, चिंतामणि त्रिपाठी, कृपाराम या फिर देव? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या? बी, चिंतामणि त्रिपाठी से हैं जो मानते हैं। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनमें हम बात करें तो ये श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक। अब मैंने बताया था काव्य विवेक किसकी रचना है, काव्य विवेक का रचनाकार कौन है। अब इनकी ये प्रसिद्ध रचना है त्रिपाठी साहब की, काव्य विवेक भी पूछी जाती है, कविकुल कल्पतरु भी पूछा जाए, तो काव्य विवेक के रचनाकार कौन हो जाएंगे यहाँ पर? चिंतामणि। सीधा सीधा उत्तर है जो मिल गया आपको। चलिए अगला सवाल है, फागु की भीर अभिरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। इसके रचनाकार कौन है पंक्ति के? बिहारी, केशव, पद्माकर या फिर भिखारीदास? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पद्माकर।
फागू की भीड़ अभिरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। पद्माकर की ये अपने पंक्ति है साहब। ठीक है। वहीं पद्माकर की जो ग्रंथ है, रचनाएं हैं, उनमें पद्माभरण मिलता है, एक पद्माभरण, और जगत विनोद मिलता है, प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा देखने को मिलता है, गंगा लहरी एक मिलती है हमें रचना, राम रसायन, लिखावट पे नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी आपको मैं बता रहा हूँ, राम रसायन, और अली जाह प्रकाश भी देखने को मिलती है। ठीक है। अगला सवाल है, जो अपने पीताम्बर दत्त बड़थवाल साहब है, इनके अनुसार रामचंद्रिका है एक असाधारण महाकाव्य, फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर, या फिर अलंकार मंजूषा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी। ये मानते हैं कि जो रामचंद्रिका ये फुटकर कविताओं का क्या एक संग्रह मात्र है। ठीक है। और जो अपने रामस्वरूप चतुर्वेदी साहब है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी साहब, ये रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? छंदों का अजायब घर। कौन कहते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है। अगला सवाल, है रथ पाल की गयंद गृह गाम चारू, आखिर लगाए लेत लाखन के सामा हो। ये उक्ति किस कवि की है? मतीराम की, देव की, कुलपति मिश्र की, या फिर पद्माकर की? बताओ। है रथ पाल की गयंद गृह ग्राम चारू, आखिर लगाए लेत लाखन के सामा हो। तो पंक्ति है पद्माकर महोदय की। किसकी है? पद्माकर की है। मतीराम साहब की आपको पता है, प्रसिद्ध पंक्ति पहले भी मैंने बताया था आपको कि कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब चारू बुराई। देव की एक पंक्ति है जो पूछ जाती है, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, देव की है। ठीक है। चलो अगला सवाल, जिन दिन देखे वे कुसुम गई, सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। ये प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? रसलीन का, ग्वाल कवि का, बिहारी का, या फिर भिखारी दास का? उत्तर हो जाएगा अपना क्या? सी, बिहारी का। ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध कृति एकमात्र है बिहारी सतसई। अगला सवाल है, कविता उनकी श्रृंगारी है। ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर है जो नहीं पहुंचती, नीचे ही है जो रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर नामवर सिंह? बताइए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल की है। ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। अगला सवाल है, प्रेम की पीर। तो प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव है जो हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का ये कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? घनानंद, मतीराम, केशव, या फिर रसनिधि? तो आपको ज्ञात होना चाहिए है कि प्रेम की पीर जहाँ भी नाम आ जाए, लगभग 99.99% जो है अपने घनानंद से जुड़ी हुई बात है जो होगी। तो प्रेम की पीर घनानंद महोदय हो जाएंगे। ठीक है। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर। तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव है जो हुआ। चलो अगला सवाल है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित ऋतिक ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। वीडियो पॉज करके आप मिलान कर सकते हो, देख सकते हो जन्म काल के आधार पर कौन से ऋतिक ग्रंथकार है जो सही विकल्प है, सही अनुक्रम है।
तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा बी। क्या विकल्प होगा? बी। अब बी में क्या है? भूषण महोदय हैं, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ मैं इनका जन्म वर्ष। भूषण, फिर अपने जसवंत साहब हैं, जसवंत सिंह, फिर है देव, और फिर है सूरती मिश्र। ठीक है। अब देखिए, भूषण की बात करें 1613 ईस्वी, जसवंत सिंह की बात करें 1626, देव 1673 और सूरती मिश्र 1709। तो 13, 26, 73, 1709। ठीक है, ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा, बी विकल्प।